दिल्ली के वसंत कुंज के शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने वहां के चैतन्य सरस्वती पर गंभीर आरोप लगाए। 17 छात्राओं ने चैतन्य सरस्वती पर जो भगवाधारी खुद को बाबा घोषित कर चुका व्यक्ति है, इस पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप हैं। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का पूर्व चीफ, जो एक नामी पीठ से जुड़ा था, लेकिन अब दिल्ली के आश्रम में चल रहे बाबा चैतन्यानंद के अश्लील कांड का खुलासा हुआ है। आरोप ये, चैतन्यानंद ने मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं का यौन शोषण किया। EWS स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई कर रही छात्राओं को अश्लील मैसेज करता था, उनके साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता था और कई मौकों पर छेड़खानी भी करता था। हमारे पास अगस्त में कंप्लेंट आई थी एंड वी रजिस्टर्ड इट इन अ टाइमली मैनर एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस। ये शारदा इंस्टीट्यूट जो है उसके बेसमेंट से सीज की गई है और इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में सिंस डिप्लोमेटिक नंबर का यूज किया गया था, सेक्शंस में FIR भी दर्ज की। चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। तब वो इंस्टीट्यूट का चीफ था, फिर उसे 9 अगस्त को पद से हटाकर निष्कासित कर दिया गया। FIR दर्ज होने के बाद चैतन्यानंद फरार है। पुलिस को यूपी के आगरा में उसकी आखिरी लोकेशन मिली है। और मैं इसी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहला खुलासा, चैतन्यानंद सरस्वती स्वघोषित बाबा छात्राओं को अश्लील संदेश भेजता था। दूसरा, लड़कियों को जबरन कमरे में बुलाने की कोशिशें करता था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी जो छात्राएं गरीब तबके से आती हैं उनको प्राइमरी तौर पर यह बाबा टारगेट करता था। जो बातें नहीं मानती थी उन छात्राओं को फेल करने की धमकी देता था, लालच देता था कि अगर तुम मेरी बात मानोगी, जो मैं कह रहा हूं मानोगी, तो तुम्हें विदेश लेकर के चलूंगा। आरोपों के बाद CCTV फुटेज को भी डिलीट कर दिया गया। लड़कियों के साथ जो डर्टी चैट्स थी वो इस बाबा के फोन से डिलीट हो चुकी। 3 वार्डन ऐसे थे जिन्होंने चैतन्यानंद की इसी हरकतों में मदद की। UN नंबर और फर्जी नंबर प्लेट भी इसके ठिकाने से मिली और अब तक कुल शिकायत के आधार पर 5 FIR इसके ऊपर दर्ज की जा चुकी। दिल्ली पुलिस ने शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से एक वॉल्वो कार बरामद की। उस पर यूनाइटेड नेशन की नंबर प्लेट। आमतौर पर ऐसे नंबर राजनयिकों के लिए जारी किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये नंबर UN से जारी नहीं हुआ, बल्कि खुद फर्जी नंबर प्लेट बनवा करके उसने लगवाया है। पंद्रह छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी छानबीन शुरू कर दी है। 30 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए और 15 छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि बाबा चैतन्यानंद स्वामी ने उसके साथ मॉलेस्ट किया, छेड़छाड़ किया। बाबा लगातार फरार चल रहा है, लेकिन जब पुलिस बाबा की तलाश में पहुंची तो उसके इंस्टीट्यूट में ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं हाई एंड वॉल्वो गाड़ी है, जिस पर UN नंबर लिखा हुआ था। UN नंबर की गाड़ी जो फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। बाबा पर यह पहला मुकदमा नहीं है। साल 2009 में भी बाबा के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। आखिरी लोकेशन बाबा का आगरा में पाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है और तमाम जो छात्रा हैं उनके बयान दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक मिशन शक्ति जारी कर चुकी, जो सिर्फ केंद्रित है छेड़छाड़ करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर। शहर शहर में अभियान चल रहा है, इनको सबक सिखाया जा रहा है। मंचलों के खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। ये तस्वीरें लखनऊ और लखीमपुर की हैं, जहां एंटी रोमियो टीम ने मंचलों को दबोच लिया। ये लड़कियों और महिलाओं का पीछा करते थे और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे। लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मंचला कोचिंग जा रही छात्रा का पीछा करता नजर आ रहा है। जैसे ही ये छात्रा कोचिंग सेंटर के अंदर जाती है, तभी आरोपी युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इतना ही नहीं, आरोपी कोचिंग सेंटर के अंदर घुसकर भी छात्रा को परेशान करने की कोशिश करता है। आरोपी का नाम शहबाज है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। इधर लखनऊ में भी देर रात एंटी रोमियो टीम ने एक मंचले को पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस का शिकंजा कसा तो आरोपी माफी मांगकर बचने की कोशिश करने लगा।
लेकिन नवरात्र के इसी मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला ब्रिगेड भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यूपी महिला पुलिस एक के बाद एक बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, घुटनों पर लेकर के आ रही है। पहले गाजियाबाद और अब बागपत, शहर चाहे अलग अलग हो, लेकिन यूपी पुलिस की लेडी सिंघम का अंदाज वही है। गाजियाबाद में महिला पुलिस ने एक दिन पहले हिस्ट्री शीटर को दबोचा, तो बागपत में बीती रात एक अपराधी को एनकाउंटर के बाद लंगड़ा कर दिया गया। बागपत में यूपी महिला पुलिस पर एक बदमाश ने गोली चलाने की कोशिश की, तो उसका इलाज भी उसी भाषा में हुआ। जो भागने की फिराक में था वो लंगड़ाने लगा और अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहा। दरअसल आरोपी अनीश पर अपनी ही बहन पर गोली चलाने का आरोप है। वारदात के बाद अनीश फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान जब योगी की मिशन शक्ति टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, मगर जवाबी फायरिंग में आरोपी अनीश के पैर में गोली लगी, वो गिर पड़ा। पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अनीश के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। बागपत में जहां महिला फोर्स ने एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया, वहां से हमारे सहयोगी ब्रिजेश तिवारी की रिपोर्ट देखी। महिला शक्ति की जो लगातार बात कर रहे हैं ना, हम तस्वीरें दिखाते हैं उस महिला शक्ति की जो इस वक्त हर जगह सुर्खियों में है। इन तस्वीरों को पहचान लीजिए, जान लीजिए और देख लीजिए कि ये बागपत की यूपी पुलिस की योगी की फोर्स है, जो ऐसे अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और हर एक चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहती हैं। और इसी में कल जब सूचना मिलने के बाद जो प्रभारी हैं वो अपनी टीम के साथ निकली थी। एक बार इनसे समझेंगे कि कितना मुश्किल था, क्योंकि अक्सर हमने देखा है और ये पहली बार देखा है बागपत में कि महिलाएं फोर्स आगे निकली, एनकाउंटर हुआ, बदमाश पकड़ा गया। जी सर, पहली बार हुआ है बागपत में और हमारा भी ये पहला ही इनकाउंटर था। काफ़ी मुश्किल रहा है और मौका मिला तो भविष्य में भी होता रहेगा। जब आप वहाँ पे थे, क्योंकि लगातार वो हम सामने से फायरिंग हो रही थी, आप लोग के पास जिम्मेदारी अपने साथियों को बचाने की भी थी और उसे पकड़ने की भी, तो कितना मुश्किल था उस वक्त का अनुभव, अगर कुछ बता पाए। काफ़ी मुश्किल रहा, रात का समय था, अंधेरा काफ़ी था, छिपने के लिए काफ़ी कम जगह थी और खुला था, जंगल का इलाका था। रात में काफ़ी मुश्किल हुआ है और टॉर्च की लाइट से, फ़ोन की लाइट से सब कवर किया गया। जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, आप लोग युवा हैं और मुझे लग रहा है ये आपका भी पहला इस तरह का अनुभव रहा होगा। अच्छा लगा इस तरीके की घटना को अंजाम देना। अगर इस तरह के लोग आगे मिलेंगे तो हम लोग घटना को फिर से अंजाम देंगे। और अब बात यूपी के कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद विवाद, मध्य प्रदेश के उज्जैन तक विवाद पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर आई लव मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महाकाल के पोस्टर और उसी के नारे। आई लव महाकाल के पोस्टर उज्जैन के नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में लहराए गए, जिसमें करीब 5000 लोग थे। एक साथ पोस्टर लहराए गए, एक साथ नारे लगाए गए। ये तस्वीरें उज्जैन के नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव की है, जहां पर गरबा में करीब 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इन लोगों के हाथों में पोस्टर्स थे जिन पर आई लव महाकाल लिखा हुआ था। आयोजकों के मुताबिक महाकाल के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करने का ये एक तरीका है। कार्यक्रम में जैसे ही डांडिया की धुन शुरू हुई, पूरा पंडाल जय महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। हालांकि आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, उनकी शान में हमने ये रखा है। आस्था निकल के दिल से पोस्टर में आ गई, बस ये आई लव मोहम्मद बोल दिया हमने। मोहम्मद दिल में थी, अब जाहिर हो गई। ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है। महाकाल हमारे महादेव हैं, इनके लिए हम जान भी दे देंगे और जान ले भी लेंगे। पोस्टर लगा दिए, क्यों, बिल्कुल लगाएंगे। पूरा हक है सनातनियों का। ये हिंदू राष्ट्र ही है, सिर्फ घोषणा करना बाकी है और कभी भी 12 बजे रात को घोषणा हो जाएगी कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। आई लव महाकाल मुहिम को कानपुर में शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद का जवाब माना जा रहा है, जिसके बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है। इस मुहिम को लेकर के हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर आई लव मोहम्मद गलत नहीं तो आई लव महाकाल से परेशानी क्यों है? महाकाल से इतना प्यार है, बहुत प्रेम। क्या कह रहे थे भाई साहब? गर्व से बोलेंगे हम आई लव महाकाल। काल में तू वो मरे जो काम करे
चंडाल का काल भी उसका क्या करे जो वक्त हो महाकाल का। आइला मोहम्मद के बाद आइला महाकाल की एंट्री हो गई है। महाकाल तो हमेशा से आई लव रहा है। करालम महाकाल कालम कालों के काल है महाकाल, मृत्यु के मृत्युंजय महाकाल है। महाकाल के पक्ष में ये देख लीजिए सब लोग हैं। आई लव महाकाल हमारे जिले में लिखा है, इसी रोड पे महाकाल आई लव नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है सड़क पर। उधर मध्य प्रदेश मुसलमान आई लव मोहम्मद विवाद में घर तोड़वाने को तैयार है। पूरा मुस्लिम समाज नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये दावा किया जा रहा है। ये पोस्टर आप देख लीजिए, आई लव मोहम्मद का पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारी आस्था है, होर्डिंग लगाना जी। आप जैसे किसी की आस्था काय पे रहती है, हमारी आस्था हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे धर्म का कुछ लगेगा तो कोई क्यों बोल रहा है, फालतू बात करता, कहीं का कुछ करता, कहीं का एसपी उठा के एफआईआर कर देता है। कर सकता है, अरेस्ट होने के लिए तैयार है, मोहम्मद के नाम पे तैयार है जाने के लिए, जेल का घर भी तुड़वाने को तैयार है हम। मोहम्मद हमारे नबी हैं और हमारी मोहब्बत का इजहार है ये, और कुछ भी नहीं है। ना किसी के दिल को या किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना, इसके लिए ये नहीं लगाया गया। कुछ भी करने को तैयार है, जैसी सिचुएशन बनेगी। ये तो 3 बार चले गए, हम तो आगे भी चले जाएंगे। सच कह रहा है, सच कह रहा है, सच कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। आई लव मोहम्मद विवाद कानपुर के एमपी से होते हुए मुंबई तक पहुंचा। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाका मानखोर और गोवंडी जैसे इलाके में इसी तरह के पोस्टर लग चुके हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इस पोस्टर से किसी को परेशानी अगर हो सकती है तो क्यों हो सकती है। यह नारा उनकी निजी आस्था और निजी मोहब्बत जताने का तरीका है। आई लव मोहम्मद का यहाँ पे पोस्टर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तमाम मुस्लिम समाज के जो लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। जय सिया राम बोलते हैं, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। हम आई लव मोहम्मद बोलते हैं, आप हमारे ऊपर एफआईआर क्यों? जिन्होंने फाइल किया केस, उन्होंने बाद में बताया कि स्टेज के ऊपर हुआ, लेकिन ये मैटर पहले इसके ऊपर आई लव मोहम्मद पे हो चुका था। आपको मैं कोई चीज़ बोलूँ कि नहीं इधर से हटा लीजिए या ये कर दीजिए, उसको समझाया जाता है। आपने डायरेक्ट मुकदमा किया, ये गलत हुआ सर। विवाद की बात थी तो वहाँ पे लेके गए थे, समझा के खत्म कर देते। यहाँ पे एफआईआर करने की जरूरत नहीं। हम लोग ने कितना इधर लगा, पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में हर जगह लगा, लेकिन ऐसी कार्रवाई 1-2 जगह दिखी। जो एमआईएम की अभी कुछ भाईकल्ला में भी एक आध एफआईआर कल या परसों में हुई है। नवरात्रि पर गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर के हिंदूवादी नेताओं और हिंदू संगठनों की सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब यही मांग उठी दिल्ली ने दी और मांग है गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड के कोई भी प्रवेश न करने दिया जाए। दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि गरबा पंडालों में बिना आधार कार्ड के एंट्री पर पाबंदी लगा दी जाए। रविंद्र नेगी ने इस सख्ती के पीछे दलील दी है कि गरबे में पहचान छिपाकर गैर हिंदू शामिल हो सकते हैं, जिससे लव जिहाद की साजिश का खतरा है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कमिश्नर साहब से एक पत्र दिया है। पत्र के माध्यम से मैंने कहा है कि जितने भी दिल्ली में गरबा जो पंडाल लगे गरबा करने के लिए, जो आयोजक हैं, वो आयोजकों के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि गैर हिंदू और जिहादी मानसिकता के लोग उस पंडाल में ना जाएं। बीजेपी विधायक की इस मांग पर दिल्ली के मुस्लिमों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ऐसा काम करें हमारे देश में कि वो ऐसी जगह ना जाएं जो किसी के दिल को ठेस पहुंचे। किसी का अपना प्रोग्राम है तो वो अब हर आदमी अपना प्रोग्राम अपने हिसाब से अरेंज कर सकता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि असामाजिक तत्व आ सकते हैं और कुछ मामले को बिगाड़ सकते हैं तो उनको रोक लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है अपने प्रोग्राम पे। हर एक को अधिकार है। देखिए, अगर हमें कहीं बुलाया नहीं जा रहा या हमारे बगैर बुलाए जाने से अगर किसी के प्रोग्राम में फ़र्क पड़ता है, परेशानी होती है, तो बेहतर ये कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसके पहले मध्य प्रदेश के कई गरबा आयोजक और हिंदू संगठन ऐसी मांग उठा चुके हैं जिससे गैर धर्मियों की पहचान की जा सके, उन्हें गरबा पंडालों में घुसने से रोका जा सके। इसके लिए कहीं गैर हिंदू के प्रवेश पर पाबंदी की मांग रखी गई, कहीं बिना पहचान पत्र के एंट्री बैन का फरमान जारी किया गया, तो कहीं गरबा में आने के लिए वराह देवता को नमन करना जरूरी बताया गया, तो कहीं ऐसा भी है कि पंडाल में प्रवेश करने के लिए गौमूत्र से आचमन करना होगा और पहले गौमूत्र पीना होगा। ये शर्तें तक रख दी गई।
एमपी के रतलाम में गरबा पंडालों के बाहर लगे बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं। आयोजक समितियों ने पंडालों के गेट पर साफ शब्दों में लिखा है कि गैर हिंदुओं और मूर्ति पूजा का सम्मान न करने वालों का प्रवेश वर्जित है। वहीं गुजराती समाज के एक आयोजक ने तो गोमूत्र टेस्ट तक की शर्त रख दी है, यानी जो भी पंडाल में प्रवेश करेगा उसे गोमूत्र सेवन करवाया जाएगा। इसकी वजह क्या है, ये भी सुनिए। वो बैनर इस तरीके का है कि लिखा है गरबा पंडाल में गैर हिंदू का आना सख्त बना है और मूर्ति पूजा को न मानने वाले मूर्ति पूजा से दूर रहें। तो ये जो है सभी गरबा पंडालों के बाहर जो है आयोजक समिति जो है वो लगा रहे हैं। सभी गरबा प्रांगण में आने वाले लोगों को गोमूत्र का सेवन करवाएंगे, जिससे कि विधर्मी जो लोग जो हैं वो आने से यहाँ स्वतः ही रुक जाएंगे। गाजियाबाद में एक बार फिर वही मामला सामने आया, जिसकी वजह से गाजियाबाद का नाम पहले भी खराब हो चुका है। विजय विहार में एक बार फिर तंदूर की रोटी की एक वीडियो सामने आई और ठीक वीडियो में सामने आई। इस पूरे मामले का ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब लोग इसी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बार फिर तंदूर की रोटी पर थूकने का मामला सामने आया है। सबसे पहले नफरती सोच का वीडियो देखिए। करीम होटल में तंदूर में रोटी डालने से पहले ये शख्स रोटी पर थूक रहा है और फिर रोटी को सेकने के लिए तंदूर में डाल रहा है। जिहादी सोच तो देखिए, ये वो एक बार नहीं करता बल्कि कई बार तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकता है। इस विजय विहार के अंदर थूक कर ये रोटियां खिलाई जा रही हैं। आखिर कब जाकर हम लोग इतने जागरूक होंगे कि इनका व्यवसाय सबसे पहले अपने क्षेत्रों में बंद कराएंगे। आज सबसे पहले हमने यहाँ से एक संकल्प लिया, 112 की कॉल हमने कर दी है और अगर इस होटल पे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो संसद लेके सरकार को इसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही देनी पड़ेगी। हैरानी की बात यह है कि पिछले साल भी इसी होटल से ऐसी ही हरकत सामने आई थी। हालांकि इस थूक कांड में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन नवरात्रि में थूक जिहाद का मामला सामने आने के बाद गाजियाबाद में माहौल गर्मा गया है। लेकिन ऐसी एक और तस्वीर भी सामने आई, वो बरेली से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया ढाबे पे जाकर। आरोप ये कि मुस्लिम संचालक ने पहचान छिपाई है। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई। हिंदू पहचान और भाईजान की दुकान। नवरात्रि पर जैसे ही ये खबर मिली, यूपी के बरेली में बवाल हो गया। भोजीपुरा इलाके में नैनीताल हाईवे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ढाबे पर हंगामा किया। आरोप है कि ढाबा संचालक ने नाम और पहचान छिपाकर दुकान चलाई। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता इस ढाबे पर नाश्ता करने पहुंचे थे, मगर जब बारी पेमेंट की आई तो बार कोड स्कैन करने पर मुस्लिम नाम सामने आया, जिससे बवाल हो गया। यहाँ से जो बोर्ड वगैरह हैं वो हटाए जा रहे हैं। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि ढाबा संचालक ने पहले बोर्ड पर धार्मिक प्रतीक और तस्वीरें भी लगाई थी, जिन्हें बाद में पेंट से मिटा दिया गया। खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने ढाबा संचालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में चुनावी गर्मी है और असदुद्दीन ओवैसी आज खुद बिहार पहुंचे। बिहार के किशनगंज में, जहां गठबंधन के मुद्दों को लेकर के आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा है कि हम गठबंधन में शामिल होने के लिए महज 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अब चुनाव में जनता फैसला करेगी कि बीजेपी को जीतने में कौन मदद कर रहा है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने बुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। तेजस्वी पर ओवैसी के आरोपों को लेकर बीजेपी और आरजेडी आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी गठबंधन के दलों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं आरजेडी सांप्रदायिकता को मुद्दा बना रही है। ठग और फ्रॉड का जमात जुटा हुआ है। एक दूसरे को ठगने में, एक दूसरे के साथ फ्रॉडिज्म करने में नटवर लालों का जो जमात है लगा हुआ है। कौन कितना सफल होता है ये देखना है। बीजेपी कई तरह की अपनी BC टीम को उतारकर बिहार में घुमा रही है, लेकिन इस बार हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वोट कटवा से सावधान है। अब वोट कटवा की भी हैसियत उनकी नहीं रहेगी। एक तरफ तेजस्वी यादव सीट बंटवारे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके माता पिता पर कानूनी तलवार है। तलवार क्यों, देखिए जरा। ये मामला है IRCTC घोटाले से जुड़ा हुआ। 13 अक्टूबर को इस पर फैसला आना है। लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव, इन तीनों को कोर्ट की तरफ से निर्देशित किया गया कि 13 तारीख को कोर्ट के अंदर मौजूद रहें। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे,
रेल मंत्री रहते हुए गड़बड़ी उस वक्त हुई थी, यह आरोप है। और इसी केस में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आरोप बनाया। उन तीनों पर धोखाधड़ी के केस हैं, आपराधिक साजिश के केस हैं और करप्शन के आरोप। हालांकि परिवार की दलील यह है कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। अब सबूत है या नहीं है, यह कोर्ट में तय हो जाए। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, कल यानी 25 सितंबर को आप जी न्यूज को एक नए अंदाज में देखने जा रहे हैं, जी न्यूज को एक नए अवतार में देखने जा रहे हैं। कल से जी न्यूज का कलेवर बदलने वाला, कल से जी न्यूज ट्रेंडी लुक में आपके सामने होगा। इंतजार कीजिए, कल तक खबरों का तेवर अलग होगा, लेकिन खबरें वही रहेंगी, अंदाज और अंदाजे बयां अलग। Good evening and welcome to Z News Bulletin. Z News.